चलिए चाक कहाँ रख दिए प्रभु? इसके पहले हमने पढ़ा था भाई विस्थापन तक, ठीक है। आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, पहला वाला कक्षा 10। देखो द्विविस्थापन, इसके पहले आपने पढ़ा था कि जब कोई पदार्थ या जब कोई तत्व क्या करता है, अभिक्रिया के बाद अपने स्थान को क्या करता है, बदल देता है ना। जब कोई एकदम सिंपल समझो ना, बहुत तो आसान है। द्विविस्थापन ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने आयनों के साथ क्या करता है, अपने स्थान को परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे समझेंगे N2SO4 और BaCl2, ठीक है, अभिक्रिया के इधर, ठीक है। अब देखेंगे N2 किसके साथ है, SO4 के साथ है, लेकिन अभिक्रिया के बाद ये SO4 किसके साथ है, Ba, है ना। क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व अपने आयनों के साथ अपने स्थानों को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। मैंने आपको कहानी बताई थी भाई, बड़ी आसान तो थी ना, जलेबी लेके गया है, ठीक है, समझ गए। मतलब क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने आयनों के साथ अपने स्थान को क्या कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। अब बात हम करने वाले हैं किसकी, उपचयन की। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है भाई, ऑक्सीजन की है। अच्छा तो उपचयन मुझे बता देना क्या सर? हाँ, तो फिर ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि O+। मैंने आपको बताया था ना, ये 7 का ट्रिक है, ये लास्ट में अपनाना जब आपको नहीं याद होता। O+ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब समझ लो, जैसे इधर देखिए कापर, इधर क्या भाई, कापर, और कौन है उसके साथ जुड़ा, कौन सा है, ऑक्सीजन। और अभिक्रिया के बाद क्या हो गया, यहाँ कापर अलग था और ऑक्सीजन अलग था, और लास्ट में क्या हो गया, कापर और ऑक्सीजन जुड़ गए, ठीक है। अब यहाँ दूसरा कर देंगे, संतुलित भी कर लो भाई, है ना, समझ रहे बात को। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, कापर के साथ ऑक्सीजन की कमी हुई कि बढ़ोतरी हुई, क्या हुई भाई। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास नहीं होता बल्कि ऑक्सीजन में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन। और दूसरी की बात कर ले, अपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में क्या होती है, कमी होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। जैसे देखेंगे CuO और H2, ठीक है, अभिक्रिया करके देखिए, यहाँ पे कापर के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ था, कापर के साथ था, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर दिया, वो उसका ह्रास हो गया और वो किसके साथ जुड़ गया। तो यहाँ कापर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ ना, ऑक्सीजन में क्या हुई, कमी हुई। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में क्या होती है, कमी होती है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। आप कमी ना बोल के आप बोलेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है भाई, ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन। अब दूसरे की बात करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया की बात हम करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है, ठीक। नॉर्मल शब्दों में कहें तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और ह्रास दोनों हो, मतलब ऑक्सीजन में कमी भी हो और बढ़ोतरी भी हो, उसे क्या कहेंगे भाई, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ये पूछता है आपसे, ठीक है, कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसका फार्मूला। और ये तो सबसे आसान है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, देख लीजिए, MnO2 + 4HCl, और इधर देखिए MnCl2, और इधर देखिए O2 किसके साथ है, Mn के साथ है, और यहाँ कहाँ चला गया, और देखिए क्या है, इधर कुछ नहीं, इधर हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है,
और यहाँ मैग्नीशियम, मैग्नीज के साथ कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है। तो यहाँ मैग्नीज के साथ अभिक्रिया के बाद मैग्नीज के पास ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। और अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, वृद्धि हो रही है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि है ना, ऑक्सीजन की वृद्धि और कमी दोनों पाई जाए, उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। समझा की बात? कोई दिक्कत? चले आगे हम पढ़ते हैं संक्षारण। क्या पढ़ेंगे भाई? संक्षारण। तो सबसे आसान है संक्षारण का मतलब, संग का मतलब क्या होता है? संग का मतलब होता है साथ, क्षरण का मतलब होता है नष्ट होना। क्षरण का मतलब क्या होता है? नष्ट होना। समझेंगे कि जब किसी लौह से बनी वस्तु को, है ना, हम क्या करते हैं? प्रकृति में खुला छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है? वो नष्ट होने लगती है। धीरे धीरे वो क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। कैसे नष्ट होती है समझिए भाई। जैसे एक साइकिल है, लोहे की बनी साइकिल है, आप उसे छोड़ देते हैं। भाई हमारे यहाँ तो थ्रेसरों को छोड़ दिया जाता है, ऐसे छोड़ दिया जाता है, पता चलता है कि वो मुट्ठा मुट्ठा लाएंगे, मेरा पूरा थ्रेसर है ना। हो जाएगा भाई, इन फ्यूचर यही होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम ज़्यादा सतर्क नहीं है, हमें उन चीज़ों को बचा के रखना चाहिए था। अभी बरसात में आपकी साइकिल घर रखी देखिए ना, उस पर जंग लगे जाते हैं, और कुछ दिन छोड़ दीजिए गायब हो जाएगी साइकिल, फिर बताएंगे एक थी साइकिल, है ना। क्या होता है कि कभी जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं? खुले में छोड़ देते हैं, तो वो अम्ल जल के साथ, वायु के साथ क्रिया करके क्या होने लगती है? धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। किसी वस्तु का क्षरण प्रारंभ हो जाना, धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। ठीक है। और एक चीज पूछेगा भाई कि क्या संक्षारण को रोका जा सकता है? आपसे पूछेगा, पक्का पूछने वाला है कि क्या संक्षारण को रोका जा सकता है? तो हाँ, कि संक्षारण, जैसे आप देखते हैं ना गांव में क्या किया जाता है? दरवाजे लोहे से बनी खिड़की, ये दरवाजों को क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। जब आप किसी चीज पे पेंट कर देंगे तो भाई क्या होगा? जब आप लोहे से बनी वस्तु के ऊपर क्या कर देंगे? ये मान लेते हैं कोई दरवाजा है ना, आप इसको अगर पेंट कर देते हैं, तो जब भी अम्ल या वर्षा, है ना, या कोई भी कारक, है ना, कोई भी कारक इसे प्रभावित नहीं करेगा। वो प्रभावित किसे करेगा? वो पेंट के ऊपर क्रिया करेगा, और वो पेंट से क्रिया नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो लोहे से क्रिया करता तो वो क्रिया कर लेता, क्योंकि लोहा क्या है? एक तत्व है, वो उससे क्रिया कर लेगा, और क्रिया करने के बाद उसमें क्या प्रारंभ हो जाता है? क्षरण। तो पहली विधि है क्या? क्षरण। और दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा होता है पेंट लगा दी। पेंट, पहला पेंट हो गया, दूसरा ग्रीस लगा दीजिए, है ना। हमारे गांव में तो मोबिलो लगा देते, जो जला हुआ मोबिल है उसका भी यूज है ना, लगा देंगे, जंग ना लगने वाला। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? उसे बचा भी सकते हैं। ठीक। बात करते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है किसी वस्तु के गंध में क्या हो जाना? परिवर्तन हो जाना, बदल जाना। भाई अचार लेके आए थे परसां वाले मेला से, है कि नहीं? अलग है भाई, कहीं से आप लेके अचार लेके आएंगे या कोई भी चीज़ लेके आएंगे, उसे छोड़ देंगे, है ना। अगर किसी वस्तु के गंध में परिवर्तन हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है ना। अब जैसे मान लेते हैं अचार में फफूंद लग जाती है ना, फिर उसका स्वाद देख लो, खा के देखो, है ना, उसे सूंघ के देखिए, उसके गंध में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। ये 2 पॉइंट हमारा छूट गया था, उष्माक्षेपी और उष्मावशोषी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्षेप प्राप्त होता है, मतलब हमें उष्मा उत्पन्न हुई मिलती है, जिसमें उष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। क्षेप, अवक्षेप के रूप में जब उष्मा प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। जैसे फार्मूला देखिए, CH4 फिर 2O2 फिर CO2 H2O फिर प्लस क्या है? ऊर्जा मिल रही है। जैसे आपकी श्वसन, है ना, आप सांस लेते हैं ना, श्वसन भी एक प्रकार की क्या है? उष्माक्षेपी ऊर्जा है, क्योंकि श्वसन के बाद हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, उष्मा मिलती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिससे क्या मिलती है? उष्मा प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। और ऐसी अभिक्रिया जिसे कराने के लिए हमें उष्मा देना पड़े, जैसे पानी गर्म आने के लिए क्या करोगे? पानी को गर्म करना है तो क्या करेंगे? कहेंगे गर्म हो जाओ, हो जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला ना। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अलग से उष्मा देनी पड़ेगी। आग लगा चाहे हीटरों पर रख दे भैया, आग लगाने का हरदम आग मत लगाया करो, है ना।
क्या होता है कि ऐसी अपक्रिया जिसे कराने के लिए हमें क्या करना पड़े, उष्मा को देना पड़े या उष्मा की आवश्यकता पड़े, उसे उष्मा अवशोषी। और ऐसी अपक्रिया जिसे कराने के लिए आप वो देखे भैया चूना वाला, चूने को पानी में डाल देते हैं, कौन सा आग आप देते हैं, उसको देते हैं। जब चूना को आप पानी में डालते हैं तो वो अपने आप आपको उष्मा देने लगती है, उसको कराने के लिए किसी प्रकार की उष्मा की जरूरत नहीं है। तो चूना का पानी में मिलाना भी कौन सी अपक्रिया है, उष्मा क्षेपी। तो समझ गए, समझ लीजिए फिर से एक बार, आपका चैप्टर आज पहला खत्म हो जाएगा। द्विविस्थापन ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई तत्व अपने आयनों के साथ अपने स्थान को क्या करता है, बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। उपचयन ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। और ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है ना, उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अबे ये लग लिख रहा है।